चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो, इस चैप्टर में आज हम लोग जो नया टॉपिक देखें जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। पहले समझें कि इसका मतलब क्या है। आप लोगों को ध्यान है ना कि हमारी कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पर अगर हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात अगर करें तो उसमें इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। ठीक है ना, हम लोग बाहर के देशों से चीज़ें मंगवाते ज़्यादा हैं लेकिन एक्सपोर्ट कम है। बाहर के देशों में चीज़ें बेचते कम हैं। क्यों कम बेचते हैं? तो उसके अलग अलग रीज़न्स है, बहुत सारे रीज़न्स है उसके, कि हमारे यहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बराबर, ये भी एक रीज़न है। यहाँ पर इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता कि बाहर के देशों में बेचने के लिए भी हमारे पास एक्स्ट्रा सरप्लस पड़ा हो, बराबर। ये भी रीज़न्स आते हैं। और एक ये भी रीज़न आता है कि हमारे यहाँ की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ या कहो रूल्स, जो टैक्सेस एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जिसकी वजह से अगर कोई बिजनेसमैन सोचे भी ना कि भाई मुझे बाहर के देश में कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो टैक्स इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से उसका प्रॉफिट बैठेगा ही नहीं, इतना प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा उसे। तो वो ये आइडिया छोड़ देते कि छोड़ो भाई, नहीं बेचना है। मेरी अगर इच्छा हो कि मुझे अगर अपना कोई प्रोडक्ट अगर अमेरिका भेजना है, बराबर ना, अगर अमेरिका बेचना है मुझे अगर कोई प्रोडक्ट, तो उसके लिए बीच में टैक्स इतने ज़्यादा होंगे ना कि फिर जितना मुझे प्रॉफिट मिलता होगा उसमें से आधे से ज़्यादा तो टैक्स में चला जाएगा। तो इससे अच्छा मैं छोड़ दूंगा ना, कि छोड़ो ना, कौन अमेरिका में बेचे, इससे अच्छा इंडिया में ही बेचते हैं, बराबर। कितने सारे जो है वो लोग इसकी वजह से छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जो बाहर की कंट्री के लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे हम लोग FDI कहते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर के लोग यहाँ पर जो है अपनी इंडस्ट्री शुरू करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, बराबर। हम लोग जब बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं तो, या बाहर के लोग यहाँ पर जब अपनी चीज़ें बेचते हैं तो भी टैक्सेस भरने पड़ते हैं। तो हमें अगर कोई नई टेक्नोलॉजी चाहिए हो, कुछ चीज़ें चाहिए हो, तो वो भी बाहर से मंगवाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1 अप्रैल 2000 आज से 20 साल पहले 1 अप्रैल 2000 में गवर्नमेंट ने एक नया वर्क शुरू किया था, जिसको नाम दिया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ कहते हैं उसे शॉर्ट में। गवर्नमेंट ने ये जो है वो चाइना से इंस्पायर होकर शुरू किए थे। चाइना में भी ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और वहाँ से देखकर इंडिया में भी शुरू किए गए। ये क्यों शुरू किए गए और इनका मेन मकसद क्या था, कि भाई क्या काम करते हैं ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ये जोन्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पर रूल्स, यहाँ के रूल्स वो बाकी के रूल्स के अकॉर्डिंग, बाकी जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़े से लिबरल होते हैं, थोड़े से कम होते हैं, छूट छाट थोड़ी ज़्यादा होती है। एकदम आसान भाषा में अगर समझो ना, तो बाहर के दूसरी जगह से अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करो ना, तो शायद आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़े, और यहाँ से अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करो तो बिल्कुल कम टैक्स भरना पड़े। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, बराबर। कि जैसे अगर सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हमारे क्या कह सकते हैं, सूरत के पास में, गुजरात में सूरत और कंडला में जो है वो ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हुए हैं, ठीक है। कि अगर आप जो है वो मुंबई में जाकर, अगर सपोज़ मुंबई में जाकर वहाँ पे शिप के थ्रू अगर आप बाहर के देश में कोई प्रोडक्ट भेज रहे हो, अपने गुड्स भेज रहे हो, होता है ना, एक्सपोर्ट करना होता है, तो अगर मुंबई में जाकर वो प्रोडक्ट भेज रहे हो ना, तो क्या होगा कि वहाँ पर आपको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर आप सूरत में आकर फिर भेज रहे हो ना, तो जिससे क्या फ़ायदा होगा, तो जिससे वहाँ पर टैक्स कम होगा। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हुए हैं, ऐसे जोन कि वहाँ से अगर आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करो या वहाँ के थ्रू अगर आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करो ना, तो वहाँ पर आपको टैक्स मिनिमम लगता है या बिल्कुल भी नहीं लगता, ठीक है। इसलिए तो उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं ना। इन जोन का मेन मकसद ही यही है कि हमारे इंडिया के जो भी एक्सपोर्टर हैं, तो उन लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करना कि वो एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, बराबर ना। क्या एज अ बिजनेसमैन मैं जो है वो इस चीज़ से घबराता हूँ कि यार इतना ज़्यादा टैक्स भरना है, तो कौन भाई जो है वो इस झंझट में पड़े, मुझे नहीं करना है एक्सपोर्ट। लेकिन अगर टैक्स फ्री कर दे तो गवर्नमेंट,
कि जैसे ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वहाँ से मैं भेजूँगा तो मुझे टैक्स कम भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा। तो फिर मैं सोचूंगा ना कि हाँ यार चलो ना मैं भी एक्सपोर्ट करता हूँ कि बाहर के देश की इनकम मुझे अच्छी मिलेगी, बराबर। तो यहाँ के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और साथ में फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टैक्सेस नहीं होंगे तो बाहर के देश के लोग भी अट्रैक्ट होंगे कि मैं यहाँ से बिजनेस करूँगा तो जिससे मुझे जो है वो टैक्सेस कम लगेंगे, चार्जेस कम लगेंगे, बराबर। तो इसलिए जो है वो ये बेनिफिट है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। चाइना से ये शुरुआत हुआ था, उसके बाद इंडिया में जॉर्डन, पोलैंड, फिलीपाइंस, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इन सभी जगहों पर ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो उनका ऑलमोस्ट बेनिफिट उठाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, या कहो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पूरे इंडिया में 8 स्पेशल जोन्स हैं, 8 जगहों पर हैं। एक महाराष्ट्र में सांता क्रूज़ में, मुंबई के पास में ही आया हुआ है सांता क्रूज़, वहाँ पर है। दूसरा केरला में कोचीन में, केरला के अंदर कोचीन में। हमारे गुजरात में कंडला और सूरत में, तमिलनाडु में चेन्नई में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में, वेस्ट बंगाल में फाल्टा में और उत्तर प्रदेश में नोएडा में। ये सब प्लेसेस हैं कि जहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हुए हैं, और ऐसी प्लेसेस से अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो ना तो वो बिजनेसमैन को बहुत बेनिफिट देता है, बराबर। और इनके बाद एक पॉइंट है हमारा, जो पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। हम लोगों ने पहले है ना इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स में समझा था ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कि जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हम लोग किसे कहते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ कि जिसमें इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा हो लेकिन 5 करोड़ से कम हो। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमने पहले भी पढ़ा था कि जिस इंडस्ट्रीज़ में 25 लाख से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट हो तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज़ में मशीनों का ज़्यादातर यूज़ नहीं होता भी है तो बहुत कम होता है। यहाँ पर ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाई जाती है। लेबर इंटेंसिव मतलब कि मज़दूरों के थ्रू यहाँ पर काम किया जाता है, लोगों के थ्रू काम करवाया जाता है कि जिससे लोगों को अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए, बराबर ना। और ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है ना, ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जनरली ऐसी जगहों पर तैयार की जाती है कि जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, बेरोज़गारी ज़्यादा हो। तो जैसे अगर ऐसी इंडस्ट्री शुरू होगी तो वहाँ पे भी रोज़गारी मिलेगी, बराबर ना। कि जहाँ पर जो है बैकवर्ड एरियाज़ हो, कि जहाँ पर इनइक्वालिटी ज़्यादा हो, बराबर, पुअर ज़्यादा रहते हो और रिच कम हो, तो ऐसे प्लेसेस पर जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ तैयार करते हैं कि जिससे वहाँ के लोगों को भी ये बेनिफिट मिले। और वही पॉइंट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सबसे मेन फ़ायदा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये सही बात है और सच में कहा भी जाता है ये कि अगर आप लोग जो है वो 1 करोड़ लेकर कोई बड़ी इंडस्ट्री शुरू करोगे ना, 10 करोड़ लेकर अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री शुरू करोगे और 10 करोड़ में 1-1 करोड़ की दूसरी 10 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू करोगे ना, तो एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में ये 10 छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी, है ना। उसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी। तो सही बात है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत यूज़फुल है। ये नंबर भी बताते हैं, कहते हैं 1994-95 में जो है 191.40 लाख, सुनना नंबर 191.40 लाख, इतनी एम्प्लॉयमेंट वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से मिली थी 94 में। 2001-2 में जो इंक्रीज़ होके 249.33, 191 से इंक्रीज़ होके 249.33 लाख लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट मिला था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। और 2011-12 की बात है जिसमें 1012.59 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले थी इसके थ्रू, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। तो इसलिए कह सकते हैं ना कि भाई ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बराबर। इनके अलावा इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की वजह से प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, सही बात है। अगर कंपेयर करो तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो है भले मशीनें नहीं होती, भले हाथों से काम होता है, लेकिन प्रोडक्शन इसमें उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का सही तरह से डेवलपमेंट किया जाए ना, इन्हें सही तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट मिले ना, तो ये प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बराबर। जिसमें ये इसमें भी नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कहते हैं कि 1994-95 में जितना प्रोडक्शन हुआ था ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, वो था 4,22,154 करोड़। 4 लाख करोड़ इतना प्रोडक्शन 1994 में हुआ था, बराबर। जो इंक्रीज़ होके 2001-2 में वो 12 लाख करोड़ के आसपास आ गया। 12 लाख करोड़ इतना हुआ। और 2011-12 में वो इंक्रीज़ होके 18 लाख करोड़। 2011-12 में 18,34,332 करोड़। इतने रुपयों का प्रोडक्शन वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हुआ। तो आप सोचो कि अगर इसी तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता रहे तो फ्यूचर में कितना सारा बेनिफिट मिल सकता है इनके थ्रू, कि थोड़े से कैपिटल में, इसमें तो ज़्यादा पैसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं होती, फिर भी इतना अच्छा प्रोडक्शन इसमें हो सकता है, बराबर। दूसरा इनका बेनिफिट है इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन यूनिट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो है वो प्रोडक्शन यूनिट भी बढ़ता है, बराबर। प्रोडक्शन यूनिट मतलब एक से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन सकती है ना। जैसे हमने पहले भी मैंने ये एग्जांपल दिया कि 10 करोड़ में आप एक बड़ी इंडस्ट्री तैयार करोगे, इसके कंपैरिजन में 1-1 करोड़ की 10 इंडस्ट्री तैयार कर सकते हैं, बराबर ना। तो प्रोडक्शन यूनिट मतलब ये ना कि ये इंडस्ट्रीज़ भी तो ज़्यादा बनती है ना। और अगर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होगी तो जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन रियली हुआ है, कि सच में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ऐसा कह सकते हैं ना। 1994 में हमारी इंडिया में 79.60 मतलब अप्रॉक्सीमेट 80 लाख स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी। कितनी थी? 80 लाख इंडस्ट्रीज़ 1994 में। 2001-2 में इंक्रीज़ हो गए 105 लाख हो गई, 105 लाख इंडस्ट्रीज़। और 2011-12 में वो नंबर बढ़ के 447.73 लाख हुआ। 447.73 लाख इतनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडिया में है, बराबर। इनके अलावा दूसरा बेनिफिट उसका वो आता है एक्सपोर्ट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। हमने अभी भी देखा कि ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बेनिफिट उन्हें मिलते हैं, कि जिसकी वजह से हमारे इंडिया में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट तैयार होते हैं ना, वो खाली इंडिया में ही नहीं बिकते, लेकिन बाहर के देशों में भी बिकते हैं, और उससे अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। जैसे इसमें भी नंबर लिखे हुए हैं कि 1994-95 में यहाँ से 29,000 करोड़ का 29,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया से, सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट है ना। 2001-2 में इंक्रीज़ हो गए 71,000 करोड़ का हुआ, 71,000 करोड़। और 2006-7 में वो 1,77,000 करोड़, 1,77,000 करोड़ इतने का जो है वो एक्सपोर्ट हमारे इंडिया से हुआ है। तो सोचो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो है वो एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट है तो इतनी अच्छी फॉरेन करेंसी भी तो हमें इंडिया में मिली होगी ना, सही बात है ना। दूसरा बेनिफिट आता है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। हमने पहले भी बताया था प्रोडक्शन टेक्निक 2 टाइप की होती है, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब वो कहलाता है कि जिसमें कैपिटल के थ्रू, यहाँ कैपिटल मतलब मशीनों के थ्रू जो है वो प्रोडक्शन होता हो, वो कैपिटल इंटेंसिव। और लेबर इंटेंसिव मतलब वो कहलाता है कि जिसमें मशीन तो यूज़ होती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, कम। ज़्यादातर प्रोडक्शन लेबर्स के थ्रू मतलब लोगों के थ्रू प्रोडक्शन ज़्यादा होता हो, तो वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक कहलाती है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है ना, उसमें हमने पहले भी बताया था लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक ज़्यादा अपनाई जाती है, बराबर। और अगर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक ज़्यादा अपनाते हैं तो हमारे इंडिया जैसे देश के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में अगर लेबर इंटेंसिव मेथड अपनाई जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी ना। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि नहीं।
बराबर ना। इसके अलावा सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इससे पहले ही हमने देखा एक्सपोर्ट में देखा कि हमारे इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में से इतना बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उस एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में हमें फॉरेन एक्सचेंज भी तो अच्छा खासा मिलता होगा ना। और इसकी वजह से हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। बाहर के देश से करेंसी ज़्यादा आने लगी, और करेंसी ज़्यादा आने लगी मतलब इंडिया में वो सेव होने लगी ना, बराबर ना। कि जिसकी वजह से ऐसे समझो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है उसमें फ़ायदा होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पता है ना, आगे वाले चैप्टर में समझा था आपने। बैलेंस ऑफ पेमेंट वो कहलाता है ना कि हमारी कंट्री में जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसका हिसाब किताब रखना, डेबिट और क्रेडिट में उसका हिसाब रखना, उसका अकाउंट बनाना, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है मतलब इनकम बढ़ती है ना, तो जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है वो बेनिफिट होता है, बराबर। मतलब इनकम बढ़ती है शॉर्ट में समझो तो। दूसरा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ये सबसे अच्छा फ़ायदा है कि इसे शुरू करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूर भी नहीं पड़ती और ज़्यादा टाइम की ज़रूर भी नहीं पड़ती, थोड़े से ही टाइम में शुरू हो जाता है। बड़ी इंडस्ट्री शुरू करनी हो ना तो इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, रिसर्च करो, प्लानिंग करो, भाई पूरा कंस्ट्रक्शन करो, ये करो वो करो, बहुत जो है वो लंबी प्रोसीजर होती है। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो शुरू करनी हो तो कोई लंबी प्रोसीजर भी नहीं है, और थोड़े से इन्वेस्टमेंट से भी जो है वो ये काम शुरू हो जाता है, बराबर ना। थोड़े से इन्वेस्टमेंट से, थोड़ी सी मेहनत से ही ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू हो जाती है, तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहाँ शुरू करते हैं, जैसे पहले भी बताया, जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू होती है ना बैकवर्ड एरियाज़ में, ठीक है। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ के लोग जो है वो एकदम पीछे हैं, तो जनरली ऐसे एरियाओं पर जो है ये इंडस्ट्री शुरू करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जिससे फ़ायदा ये होता है कि ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वहाँ पर अगर काम करेगी ना तो इनडायरेक्टली वहाँ का भी डेवलपमेंट होगा। अब जैसे कोई गांव में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ का डेवलपमेंट ही नहीं है, न रास्ते वहाँ के पक्के हैं, न वहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, न कुछ, कोई अगर गांव की हालत ऐसी हो और वहाँ पर अगर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू कर दी जाए तो जिसकी वजह से वहाँ गांव के लोगों को भी, कुछ लोगों को भी नौकरियाँ मिल जाएगी वहाँ पर। धीरे धीरे जब उस इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा तो वो इंडस्ट्री खुद ही वहाँ उस गांव के जो है वो रोड्स वगैरह पक्के करवा देगी, वहाँ गांव के लोगों को बेनिफिट मिलता रहेगा कुछ ना कुछ। तो जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो जो अनडेवलप्ड रीजन्स है ना, अनडेवलप्ड एरिया जो भी हैं, उन सब का भी डेवलपमेंट होता रहेगा। जिसे कहते हैं ना फिर हम लोग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कि फिर इंडिया में हर जगह पर एक जितना डेवलपमेंट होता रहेगा, बराबर। इनके बाद का फ़ायदा आता है वो आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, कि जहाँ पर वर्किंग जो है वो कोई एक के हाथों में ना हो, सबके हाथों में जो है वो बांट दी जाती हो, वर्किंग या पावर जब बांट दिया जाता हो तो उसे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, बराबर। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि उसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है, मशीन्स ज़्यादा लगती हैं, लोग कम लगते हैं, जिसकी वजह से जनरली जो रिच पीपल होते हैं ना, वो रिच पीपल ही ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। और इनकी वजह से हमारी कंट्री में एक तरह का सेंट्रलाइजेशन क्रिएट होता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि पूरा पावर खाली उन रिच के हाथों में है, पुअर के हाथों में कुछ भी नहीं, बराबर ना। वही जो है वो पूरा कंट्रोल करते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू कर दी जाए, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर शुरू कर दी जाए तो क्या होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोई छोटे लोग भी शुरू कर सकते हैं। हमने देखा था ना इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो तो भी शुरू को हो जाता है। तो कोई छोटे लोग भी जो है वो इसे शुरू कर सकते हैं, बराबर। मतलब कोई भी एनी पीपल। तो जिसकी वजह से जो है पूरा पावर हमारी कंट्री में, पूरा पावर सिर्फ रिच पर्सन के हाथों में ही नहीं लेकिन दूसरों के हाथों में भी ये पावर पहुंचता है, जिसे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। फिर हमारी कंट्री की इकोनॉमी सिर्फ वन साइडेड नहीं हो जाती कि खाली रिच लोगों के लिए हमारा देश काम कर रहा है, ऐसे नहीं, पुअर पर्सन को भी उतना ही बेनिफिट मिलेंगे उसमें, ठीक है। और आखिरी आता है वो आता है हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट। हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा फ़ायदा, हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही हमारी कंट्री में डेवलपमेंट बहुत ही स्पीडीली होने लगता है। इनके रीज़न्स जो पहले सब देखे वही रीज़न्स हैं,
कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में जितने लोगों को नौकरियां नहीं मिलती उतनी नौकरियां स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लोगों को मिल जाती हैं, बराबर ना। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो है वो जितना बेनिफिट नहीं मिलता उससे ज़्यादा बेनिफिट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में मिल जाता है, बराबर। कम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट भी कम और बेनिफिट भी ज़्यादा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की वजह से धीरे 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 पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होने लगता है। एक्सपोर्ट के फ़ायदे मिलते हैं, इनके अलावा जो है वो एम्प्लॉयमेंट के फ़ायदे मिलते हैं। अगर सबको नौकरी मिलने लगी, एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी तो उनकी गरीबी भी धीरे धीरे दूर होती जाएगी, है कि नहीं। ये सब बेनिफिट उनको मिलने लगते हैं ना। तो इसी वजह से कहते हैं कि मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की वजह से डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी होता है फिर, बराबर। आ रहा है ध्यान। तो आज जैसे हमने ये टॉपिक्स देखे ना, ये चैप्टर देखा, अब वैसे ही इनके दूसरे टॉपिक्स, दूसरे चैप्टर्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।